नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एनआरआई भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये भाई पिछले 10 वर्षों से कनाडा में रहते आ रहे हैं और अब ये इनकी धर्मपत्नी और इनके सुपुत्र ये तीनों कैनेडियन सिटीजन्स भी हो गए हैं। इनके पास कनाडा की सिटीजनशिप अब जो है वो आ गई है। दोस्तों, मूल रूप से ये भाई हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। इनके माता पिता, इनकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, वे सभी करनाल के अंदर रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, पिछले 10 वर्षों से ये इनकी पत्नी और इनका पुत्र जो है वो कनाडा के अंदर सेटल्ड हैं। दोस्तों, ये भाई लगभग 38 वर्ष की आयु के हैं। इनके सुपुत्र लगभग 6 वर्ष के हैं और पुत्र तो जो है इनके, खैर वो तो कैनेडियन बॉर्न ही हैं, और इनकी जो पत्नी है वे भी लगभग इन्हीं की आयु की हैं। इनफैक्ट इन दोनों की लव मैरिज थी। ये दोनों कॉलेज में एक दूसरे के साथ पढ़ा करते थे और वहीं से ही जब ये एक दूसरे से मिले तो इन दोनों के मन में भाव आया कि भाई हमें अपना जो जीवन है वो एक दूसरे के साथ बिताना है। एक दूसरे को कॉलेज में ही इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्तों, ये भाई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि ये भाई कहते हैं कि भैया मेरे इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी, मेरे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि भैया मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं मेरी तरक्की के अंदर। और ये कहते हैं कि भैया आप ये लगा लो कि पिछले 10 वर्षों से मैं कनाडा में हूँ। जब ये 28 वर्ष की आयु के थे तब ये कनाडा आए थे और आज 38 वर्ष के हो गए हैं। ये कहते हैं प्यारे भाई, पिछले 10 साल जो मैं यहाँ कनाडा के अंदर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर 10% टाइम ही मैं काम कर पाया हूँ। 10% टाइम ही मेरे पास कोई नौकरी रह पाई है। ये कहते हैं कि मैंने कुछ बिजनेस भी शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन वो बिजनेस भी नहीं चला, बिल्कुल ही ठप सा रहा वो बिजनेस। और ये कहते हैं कि फिर मेरे को ना घर पे आकर के ही बैठना पड़ा। हमने इनसे पूछा कि अगर 10 वर्षों में केवल एक वर्ष ही जोड़ तोड़ करके आप लगा लो, मतलब 2 महीना कभी, फिर 1 महीना कभी, ऐसा करके अगर एक वर्ष ही आपने काम किया है तो भैया खर्चा कैसे चलता है, घर में रोटी कैसे आती है। भले ही कनाडा में रहते हो पर कमाना तो वहाँ पे भी पड़ता है ना, तभी तो रोटी मिलती है। तो भाई ने बताया कि ये पोस्ट डॉक्टरेट हैं, पीएचडी के बाद भी फिर पोस्ट डॉक्टरेट होता है। कहते हैं कि हमने वो किया है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए आए थे। हम दोनों को ही जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इनवाइट किया था कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आकर के आप अपना पोस्ट डॉक्टरेट करो। तो ये कहते हैं कि मेरी पत्नी ने जिस सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट डॉक्टरेट किया उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। और ये कहते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो ना बहुत स्मार्ट हैं इन टर्म्स ऑफ, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो। ये कहते हैं मेरी पत्नी जो है उनका ऐसा है कि अगर वो कोई भी काम करती है ना तो वो एकदम परफेक्ट होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन भी अगर फाइल करने कुछ, तो कहते हैं छोटी से छोटी चीज़, ये कहते हैं कि चाहे 100 पेजों का डॉक्यूमेंट हो, लेकिन अगर मेरी पत्नी ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया और उन्होंने ओके कर दिया कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो कहते हैं मैं आंख बंद करके उनको डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये कहते हैं कि भैया पीएचडी डॉक्टरेट हम दोनों ने, पोस्ट डॉक्टरेट हम दोनों ने यहाँ पे आकर के किया, लेकिन ये कहते हैं भाई मेरे को उसके बाद काम मिला ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कहीं भी प्लेसमेंट ही नहीं मिला, ना मेरे को कहीं पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली। कहने मैं घर पे ही बैठा हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी पत्नी का रिसर्च जिस सब्जेक्ट के ऊपर था वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी को डेवलप करना था। उनकी सरकार ने एक बहुत ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उनकी सरकार का, कह रहे उसके अंदर मेरी जो पत्नी है उनको सरकार ने अपने साथ रख लिया है। तो कहते हैं कि हमारे पास घर के अंदर पैसों की, सुविधाओं की, इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। मेरी जो वाइफ हैं वो करती हैं और कहते हैं मैं मोस्टली जो है मेरा जो बच्चा है उसकी देखरेख करता हूँ, मैं उसकी घर की देखरेख करता हूँ। तो हमने यहाँ पे भाई से कहा कि भाई देखो इसके अंदर ऐसा कोई बुराई तो है नहीं।
भाई अगर एक दूसरे तरीके से हम देखें, पति पत्नी साथ में आते हैं, जनरली केसेस के अंदर क्या है, पति कमा रहा होता है, पत्नी घर का ख्याल रख रही होती है। यहाँ पे चलो ठीक है भाई, आपका वो नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, वो कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप घर पे वो करो। तो ये कहते हैं कि भैया मेरे को ना इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई जेलसी नहीं है। कहते हैं कि मैं और मेरी जो वाइफ है, हम दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत हमारा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चे से भी बड़ा प्रेम करता हूँ, मुझे तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। कहते हैं कि भैया बट बात ये है कि अगर मैं अपनी चॉइस से मान लो बैठूं कि चलो ठीक है अभी नहीं कर रहे, बट ये कह रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में मिल क्यों नहीं रही। सामने से मान लो मैं डिसाइड करूं कि मुझे नहीं करना, वो बात अलग है ना। जैसे कई महिलाएं डिसाइड करती हैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कि नहीं जी मैं तो घर देखूंगी, तो कहते हैं वो एक अलग बात है कि बाय चॉइस में करूं। लेकिन अगर मैं काम करने की कोशिश करता हूं तो अड़चन क्यों आ जाती है, क्या दिक्कत आ जाती है। तो ये भाई जो है अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे। थोड़ा और दोस्तों इन्होंने ना अपना बैकग्राउंड दिया, हमने पूछा कि भाई आप और आपकी पत्नी कैसे मिले, क्या था। तो इन्होंने बताया कि जब हम दोनों कॉलेज गोइंग थे, तो कॉलेज में ये कुछ ऐसा था कि जब ये मास्टर्स कर रहे थे अपनी डिग्री, मतलब इंजीनियरिंग के अंदर जब ये मास्टर्स कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि उस समय जो मेरी पत्नी है वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी। अब ये कहते हैं कि भैया मैं ना करनाल की एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो परिवार है, हम लोग थोड़ा एक जैसे आप सुपर रिच फैमिली होती है ना, कि पहले से ही धन धान्य से पूरी तरह से जो है, धन संपदा से पूरी तरह से हम संपन्न परिवार है हमारा। कहते हैं वेराज जो मेरी पत्नी है, इनकी जो फैमिली थी वो थोड़ा हैंड टू माउथ सिचुएशन थी। हैंड टू माउथ सिचुएशन ऐसे थी कि कहते हैं कि जो मेरी पत्नी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग थे, दोनों जॉब करते थे, लेकिन कुछ ऐसा था कि भाई एक होता है ना कि भाई नौकरी पेशा आदमी के पास ना लिमिटेड होती है इनकम। और आजकल तो जो पे कमीशंस आ गई हैं तो काफ़ी गुड पेइंग जॉब्स हो गई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। पहले उतनी तनख्वाहें नहीं हुआ करती थी। तो ये कहते हैं कि उनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, लेकिन हमेशा मैं देखता था कि जो मेरी वाइफ हैं वो कभी अपना लंच स्किप कर रही है, वो अपने शौक़ बिल्कुल नहीं पुगाती थी। मतलब उसके पास अपना शौक़ पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, कपड़े भी मतलब बिल्कुल एकदम ठीक है, बस काम चलाऊ से वो थे, जैसे बच्चे ही होते हैं आजकल, चाहे लड़का चाहे लड़की, जैसे फैशन करते हैं। तो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करती थी, वो पढ़ाई के अंदर अपना दिमाग लगा करके रखती थी। और कहते हैं कि वो जब पढ़ती थी ना, तो कहते हैं कि ना आस पास ना बच्चे मतलब ना घेर के खड़े रहते थे उसको, और वो सबको समझा रही होती थी, सबको पढ़ा रही होती थी। तो कहते हैं कि ना मैं ना बहुत इंस्पायर होता था इस चीज़ को देख करके कि कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। और ये कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता था कि भाई ये जो लड़की है ना, इसकी जो दुख तकलीफें हैं ना, उससे ना मैं इसको बाहर निकालूंगा, मैं इसको ऐसे परेशान नहीं रहने दूंगा। कह रहे पता नहीं क्यों उसको देख करके ना, जैसे उसकी गरीबी देख करके ना मुझे होता था कि मैं ना इसको ऊपर उठाऊंगा, मैं वो पार्ट प्ले करूँ इस लड़की की लाइफ में कि मैं इसको ऊपर उठाऊं। और ये अपना बताते हैं, कहते हैं भाई मैं तो जैसे एक रेगुलर, ठीक है भले इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने कॉलेज में मेरे को मिल गया था एडमिशन, लेकिन ये कहते हैं कि भाई मेरा तो ये था कि वो जैसे होता है ना कि भाई बड़े घर के लड़के होता है, अपना तो था कि भाई बुल्ट पे घूमना, बुल्ट लेके घूमना, जीप लेकर के घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर रोज़ नए कपड़े पहनना, कभी मूवी देखने जाना। कह रहे मेरा तो वो लाइफ चल रहा था। कह रहे बट क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत कुछ था, तो मैं चाहता था कि मैं इसको इसकी परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। वैसे तो देखो प्यारे दोस्तों, इन दोनों का मिलना जैसे एक वो होता है ना कि नियति थी, इन लोगों को मिलना ही था आपस में, है ना। क्योंकि पुराना भी ये पति पत्नी जो है इनका कुछ हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब भी कहीं ना कहीं इन लोगों को बुला रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि कई बार होता है कि ना हम ऐसी पिटी कर रहे होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर सामने वाली वो कोई बिटिया है और उसके पास अगर नहीं है, लेकिन उसके अंदर फायर है, वो पढ़ रही है, और उसके जो उसकी एजुकेशन है, जो उसका इंटेलिजेंस है, उसके जोर पे भैया वो तो ऊपर, वो तो चढ़ ही जाएगी, मतलब अर्श पे पहुंच ही जाएगी। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके पिटी की आवश्यकता नहीं होती है ना, दूसरे व्यक्ति को, वो बेचारा नहीं है। ये तो परिस्थिति है, कभी धन है कभी नहीं है प्यारे दोस्तों, ये तो बदलती रहती है परिस्थिति। बट आप सोच रहे हो कि वो एक्चुअली में तो वो मतलब उन्होंने कर ही लेना था, और वो जैसे उन्होंने किया भी। तो ये खैर, ये कहते हैं कि हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पत्नी जैसे कई रिश्ते होते हैं ना कि भी आपस में ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, नीचा दिखाती हैं, या मैं नीचा फील करता हूँ। कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत हमारा अच्छा रिलेशन है। बट ये कहते हैं कि भाई
जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाई करी करे मैंने भी वैसे वैसे पढ़ाई करी, लेकिन वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई और मैं कहाँ का कहाँ रह गया। अब दोस्तों इसके अंदर एक एंगल और है इन दोनों का। ये तो था कि मिलना, कैसे अट्रैक्शन होना और फिर इनका उनको अप्रोच करना और फिर जो ये दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। कह रहे एक और एंगल है। कहते भैया मेरे ना बचपन का एक सपना था, मेरे बचपन का सपना था कि मुझे ना फौज में जाना था, मुझे फौजी बनना था। ये कहते हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना अपने देश के लिए ना फौज में जाऊंगा और अपने देश के लिए ना लड़ के ना मर जाऊंगा, उसके लिए कुर्बान हो जाऊंगा अपने देश के ऊपर। कह रहे बहुत बड़ी, बहुत तीव्र इच्छा थी मेरी। और आज ये कहते हैं देखो भैया मैं कनाडा के अंदर बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तो हमने पूछा कि भाई फौज की इच्छा थी तो भाई फौज में गए क्यों नहीं? तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं गया था, उसकी भी कुछ कहानी है और वो कहानी बताने के बाद फिर आगे जो हम पीएलआर की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इन भाई ने ऐसा बताया कि भैया मेरा चलने फिरने का जो ढंग है, जो मेरी कद काठी है, जो मेरा ऑरा है, कह रहे वो एक्चुअली है ही एक आर्मी ऑफिसर का। जैसे कोई ऑफिसर होता है ना, कह रहे बचपन से ही मुझे ना लोग देखते थे और कहते थे कि भाई तू तो ना पैदा ही हुआ है फौज में जाने के लिए, तू है ही फौजी, तेरी आत्मा ही फौजी की है। कह रहे सब लोग ऐसे बोलते थे। और दोस्तों आपने वो मूवी देखी होगी शेरशाह। शेरशाह के अंदर जो कैप्टन विक्रम बत्रा है उनकी कहानी दिखाई गई है, जिसके अंदर बिल्कुल सेम स्टोरी है इनकी, बिल्कुल सेम स्टोरी। और हमने भाई को बोला भी कि भाई ये जो सारा बता रहे हो ये तो बहुत कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी ऐसे ही फील हो रही है। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी उनकी ये मूवी देखी है और मूवी देखने से पहले कहते हैं मेरे को उनके बारे में पहले से ही पता है, मैं फॉलो करता था, मैंने उनकी किस्से कहानियाँ सुनी है। कहते और मैं देखता हूँ कि हाँ एक्चुअली में उसकी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है। कैसे उसकी और मेरी कहानी सेम है? कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे उनके भी कॉलेज में उनकी जो वुड बी थी वो उनको मिली थी, है ना। और कुछ ऐसा हुआ था कि जब वो वुड बी मिली थी तो उनके जो पिताजी हैं वो उनको देख लेते हैं, मूवी में ऐसा दिखाया है। और उसके बाद फिर कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो फौज में जाना चाहते होते हैं, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनके जो कन्या है जिनको वो प्रेम करते हैं उनके पिता रिश्ते के लिए मान जाएं, तो अच्छी तनख्वाह, अच्छे फ्यूचर वाली, मतलब कमर्शियली जो जॉब अच्छी हो, मर्चेंट नेवी की जो जॉब है उसको वो चूज़ कर लेते हैं। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा का एक दोस्त होता है, वो आकर के उसको कन्विंस करता है कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है भाई, 4 दिन के रिश्ते के पीछे जो तूने बचपन से सपना संजोया है तो उसको छोड़ देगा क्या? क्या फौज को छोड़ करके ये मर्चेंट नेवी की तूने जो यूनिफॉर्म पहन ली है इसमें तू चला जाएगा तो क्या तू सांस ले पाएगा? क्या तू वो विक्रम रह पाएगा? तो ये कहते हैं कि भैया बिल्कुल वो वाली कहानी थी, लेकिन मेरे जीवन के अंदर मेरे पास ना वो दोस्त नहीं था। जैसे शेरशाह में दिखाया कि उसका दोस्त विक्रम बत्रा को कन्विंस कर लेता है, तो एक दिन पहले वो लड़की के फादर को बोलता है कि मैं मर्चेंट नेवी में जा रहा हूँ, और अगले दिन जो है वो बोल देता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, आई विल गो इन द आर्मी, कुछ भी हो जाए। तो इनके केस में क्या हुआ दोस्तों, सारी कहानी वैसी सी ही। कॉलेज में लड़की मिली और पसंद किया, और ये अपनी मास्टर्स कर चुके थे, एमटेक कर चुके थे, और उसके बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है अप्लाई किया और उसके अंदर इनका सिलेक्शन हो गया। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है पूरा दोस्तों हमारे को पता नहीं है उतना, लेकिन इन्होंने बताया कि भैया मेरा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मेरा हो गया था। और कहते हैं कि भाई मैं ना ये मेरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद मैं इंडियन एयरफोर्स की कहीं पर इनको रिपोर्ट करना था। इनकी ज्वाइनिंग थी किसी दिन, जैसे एग्जाम्स एंड फिटनेस टेस्ट वगैरह सब कुछ होकर के सिलेक्शन हो गया, तो इनकी ज्वाइनिंग थी कहीं पे, और वहाँ से फिर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, उसके लिए दिल्ली आ रहे थे। तो ये कहते हैं कि जिस दिन मैं दिल्ली आ रहा था और दिल्ली की बस में मैं बैठा था जाने की, तो जो इनकी जो पत्नी है, कहते हैं वो मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए आई थी, और कहते कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि देख लो अगर तुम गए तो आई विल बी मैरिड ऑफ समवेयर एल्स, मेरे पिताजी मेरी कहीं और शादी करा देंगे, एयरफोर्स ऑफिसर से मेरी शादी नहीं कराएंगे, और अभी इतना टाइम नहीं है, मेरे पिता मेरे शायद मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। तो कहते हैं ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। ये कहते हैं कि जो बस है ना, उस बस में बैठ करके मैं दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन जो एयरफोर्स स्टेशन पे इनको पहुंचना था या जहां पे इनको रिपोर्ट करना था, कहते हैं वहां से कुछ किलोमीटर पहले मैं उस बस से उतर गया, और कहते मैं वापस चला गया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और ये भाई कहते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा और मेरी कहानी में यही अंतर है कि उसने फौज को चुन लिया था,
उसके दोस्त ने उसको कहा था कि अगर तू फौज को नहीं चुनेगा ना तो शायद तू सांस ठीक से नहीं ले पाएगा। और कहते कि मैंने फौज को नहीं चुना और मैं वापस चला गया। कह रहे भाई मुझे ना जेन्युइनली लगा कि जैसे उस दिन मेरी मौत हो गई थी, पर मैंने इनके लिए वो अपने उस ड्रीम को छोड़ दिया। कहते हैं उसके बाद इन्होंने पीएचडी करी तो मैंने भी इनके साथ साथ पीएचडी कर ली। इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, मैंने भी इनके साथ साथ पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया। मतलब इनके साथ साथ सा ही चलता रहा बस। मैं क्या, अच्छा तुम ये कर रही हो मैं भी ये करूँगा, तुम ये कर रही हो मैं भी ये करूँगा। कह रहे कि उसके अंदर वो चला गया। यहाँ पर भी फिर ये कहते हैं, कह रहे कि भैया मेरे को ऐसे कोई मैं फिर भी बहुत इनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि एक वो रिग्रेट है मेरे अंदर। मुझे वाकई में लगता है कि उस दिन मेरी मौत हो गई थी, शायद मुझे फ़ौज में चले जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फ़ौज में जाने के लिए बना था। तो कह रहा मुझे एयरफोर्स की वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। दोस्तों एक थोड़ा ये भी था कि जो चीज़ आपकी दिल से जुड़ी हुई हो ना, आपके प्रोफेशन को लेकर के, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि उनका दिल होता है किसी चीज़ के अंदर, मतलब उनकी जान होती है, वो कुछ बनना चाहते हैं, उनका अपना एक सपना होता है, लेकिन वो अपना सपना छोड़ करके जो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं वो सपना चूज़ कर लेते हैं या कोई और कर लेते हैं। तो वो लोग भी क्या है कि पैसा तो कमा लेते हैं, नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन अंदर की वो जो खुशी होती है ना, जो एक्चुअली में इंसान को चाहिए इन ईंट पत्थरों के अलावा। मतलब ईंट पत्थर तो क्या है कि कोई नहीं, किसी का बहुत बड़ा घर होता है, किसी का छोटा होता है, रहना तो हमने उतने ही स्पेस के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता इंसान को रहने के लिए। लेकिन जो अंदर की खुशी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा घर हो, महल में आप रहते हो और अंदर से खाली, तो क्या फ़ायदा। तो कहने का भाव ये है कि इनका दिल था, इनका सपना था, ये चाहते थे भारत माँ के सेवा करते हुए अपने आप को कुर्बान कर देना। यही सपना लेकर के तो ये जी रहे थे, और वो जो सपना है इन्होंने छोड़ दिया अपने इस रिश्ते के लिए। और फिर वहाँ से फिर आगे की, जैसे दोस्तों आपको जर्नी पता ही है कि पहले इंडिया में पीएचडी करी, फिर वहाँ से फिर कनाडा से कुछ फेलोशिप इन दोनों को ही मिल गई, वहाँ चले गए, और फिर आगे की कहानी हमने आपको बताई है। और अब 10 वर्षों से ये परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये कुछ काम नहीं कर पाते, इनको नौकरी मिलती है तो इनका मन नहीं लगता है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अटकन सी ये फील करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है इनके जीवन के अंदर, इस चीज़ को लेकर इन भाई ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से इनका क्या पूर्व जीवन का संबंध है, वो भी ये जानना चाहते थे दोस्तों। तो ये सारा इन सब प्रश्नों का इनका जो उत्तर है इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इनको मिल गया। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। इनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी और इनका नाम है मुनीश कुमार कौशल। मुनीश जी, आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी मुनीश जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक ज्वाइन बटन आपको नज़र आएगा। उस ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए, और क्या लाइफ और इस लाइफ से क्या कनेक्शन इनकी पास्ट लाइफ का निकल करके आया। तो दोस्तों, जो इनके पूर्व जीवन का पहला दृश्य होता है उसके अंदर पहले अपने आसपास की जगह देखते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि एक खुले आसमान के नीचे किसी खुली सी जगह के अंदर खड़े हैं, और अभी लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं, मतलब दोपहर होने वाली है। 11 बजे के आसपास का समय है। एक मैदान सी जगह है जहाँ पे ये खड़े हैं। नीचे महसूस करते हैं कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी है और थोड़ी थोड़ी ग्रास है जो कि उगी हुई है। पैरों की तरफ देखते हैं तो ये ऐसा देखते हैं कि पैरों के अंदर इन्होंने लंबे वाले जो शूज़ होते हैं, जो कि ये जो हमारे घुटने होते हैं, घुटनों के आसपास तक जो लंबे वाले शूज़ होते हैं, वैसे इन्होंने पहना हुआ है कोई शू। ऊपर ये कहते हैं कि मैंने सिपाही के कपड़े पहने हुए हैं। लाल मरून टाइप का इनको कोट नज़र आता है, लाल कोट है, और उसके नीचे शायद ब्लैक कलर की कोई शर्ट नुमा कोई चीज़ है। मतलब ऊपर कोट है और अंदर कुछ ब्लैक कलर का इन्होंने पहना हुआ है। ये कहते हैं कि जस्ट लाइक अ गार्ड, जैसे कोई गार्ड होता है ना, वैसे इनको जो है फीलिंग आ रही होती है कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। चेहरे के ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं तो ये कहते हैं कि चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी मूछें हैं,
बड़ी बड़ी मूछें ऐसी जैसे गाल तक जाती है ना, ऐसी मूछें जो हैं इनको नज़र आ रही होती हैं। और ये कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो ऐसी है कि वो ना जिस किसी को भी मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें ना उनको स्कैन कर रही हैं पूरी तरह से। जैसे कह रहे कि मैं ना बहुत ही एक श्रूड टाइप के इंसान के रूप में खुद को देख रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जो बहुत चालाक है, जिसकी आंखों से आप बच नहीं सकते, जो कि आपको देख करके बता देगा कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप कौन हो, कितना जेब में पैसा है, और क्या आपका स्टेटस है, और क्या आप सोच रहे हो, उसका नुकसान करने के बारे में सोच रहे हो या उसके सामने झुक रहे हो, क्या है। तो ये कहते हैं कि भाई वो मैं जैसे ना देख करके स्कैन करके इंसान को बता देता हूँ, ऐसी मेरी पर्सनालिटी है। और ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि युद्ध नीति के अंदर माहिर है, और मैं किसी विशेष कार्य के लिए मुझे कहीं भेजा गया है। और इनको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि जैसे ये स्पेनिश हैं, स्पेनिश मूल के व्यक्ति हैं, स्पेन के हैं, और इनको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये अब अकेले नहीं हैं, अपनी फ़ौज के साथ कहीं पर ये आए हुए हैं। एक पुरुष के रूप में खुद को देख रहे थे, और इनसे हमने जब पूछा कि भाई आपकी स्किन टोन कैसा है, थोड़ा बहुत कैसे, तो उन्होंने बताया कि ब्राउनिश टाइप का मेरा जो स्किन है वैसा सा है। तो स्पेन के जो लोग होते हैं भाई थोड़ा वैसे ही होते हैं, थोड़ा ब्राउन कलर के होते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई वैसा है मेरा। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ हो, तो ये कहते हैं कि मैं अफ्रीका के अंदर हूँ, अफ्रीका में हूँ, और यहाँ पे मुझे किसी काम से भेजा गया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या काम है। तो जैसे ही काम के बारे में पूछते हैं तो ये कहते हैं कि वो झाड़ियों में मैंने अपने सिपाहियों को भेजा हुआ है उनको ढूंढ के लाने के लिए। किन को ढूंढ के लाने के लिए? तो ये जैसे ही हम पूछते हैं किन को ढूंढ के लाने के लिए, इनको दृश्य दिखता है कि झाड़ियों में से जो सिपाही हैं वो दो लड़कों को पकड़ करके ला रहे हैं, ऑलमोस्ट घसीट करके ला रहे हैं। लड़के हैं तो अपने पैरों पे, लेकिन वो चल करके यहाँ पे आना नहीं चाहते, लेकिन उनको धकेल करके जो है उसको लाया जा रहा है। तो हम पूछते हैं क्या है, तो कहते हैं कि शायद किसी के बच्चे हैं, दे आर आदिवासी, आई एम इन अफ्रीका, ये आदिवासी हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या करने आए, तो कहते हैं हम यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए आए हैं, कॉलोनी बनानी है, इनकी ज़मीन लेनी है, इनकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है, और इन सबको मार देना है। कहते हैं कि ना इनको मारने के लिए आए हैं हम यहाँ पे, तो इनको मार देंगे, भगा देंगे इनको, है ना, और इनकी ज़मीन ले लेनी है। और हम इनसे पूछते हैं कि भी मार देंगे मतलब, तो कह रहा हाँ मार देंगे, हम ऐसे कॉलोनाइज करते हैं। तो हम कहते हैं कि कॉलोनाइज करते हैं उसमें तो लोगों को जिंदा रखा जाता है। तो कहते हैं नहीं, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है जो मुझे नज़र आए उसको जो है उसको मार देना है। मतलब मेरी फौज के पास यही ऑर्डर्स हैं, मुझे ये जगह खाली करनी है, और ये पूरी ज़मीन, ये पूरा इलाका जहाँ पे आदिवासियों की बस्ती है, इसको मुझे अपने कब्जे में लेना है। दिस इज़ माई टास्क, सब साफ कर देना है, ऑर्डर है टू किल एवरीवन। ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा काम क्यों करते हो, तो ये कहते हैं कि सच बताऊं तो मुझे काम करना कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि मैं ऐसा दिख रहा हूं कि मैं बहुत श्रूड हूं, बहुत चालाक हूं, लेकिन कह रहे कि मुझे काम करना पसंद नहीं है। लेकिन मेरे से ऊपर जो अफसर है ना, जो सरकार है, जो कमिटी है, जो फौज को चलाती है, कह रहे वो अच्छे से जानते हैं कि ये सफाई का काम अगर कोई कर सकता है ना, तो वो मैं ही कर सकता हूँ। मेरे पे बहुत भरोसा है, और कहते कि मेरा ऐसा रिश्ता है। और एक थोड़ा मेरे को इस चीज़ का वो भी है कि मुझे बहुत मेडल्स इनको फील हो रहे होते हैं कि भाई जो फ़ौज है मेरे को बहुत वो है कि भाई मेरा नाम है फ़ौज के अंदर। तो कहते कि मैं ना मना नहीं कर पाता। अब मेरा तो ये काम है, मैं काम करने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे साफ सफाई करनी है। और इतनी अभी सारी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इनको ऐसा नज़र आता है कि जो इनके सैनिक होते हैं जिन्होंने उन दोनों लड़कों को पकड़ा होता है, वो एकदम से उन दोनों लड़कों का जो गला है ना उसको रेत करके उनको मार देते हैं। और अभी ये रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए। ये हम इनसे बात कर रहे करते करते अचानक से उन दोनों बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8-10 साल के बच्चे होते हैं, वो दोनों जो इनको नज़र आ रहे होते हैं, उनका गला रेत देते हैं इनके सैनिक, और उनके सर से उन दोनों बच्चों को पकड़ा हुआ है, गला उनका रेत दिया है। जैसे कुछ सैनिकों ने हाथ पकड़े हुए हैं, किसी ने ऐसे बाल पकड़े हुए हैं बच्चों के, और फिर जैसे बाल पकड़ के गला उनका रेत दिया, तो वो ना बच्चों का ना खून बहता हुआ ऐसे नज़र आ रहा है। और वो ज़मीन पर जब उन बच्चों का खून गिर रहा है
तो उस समय, जिस समय उन बच्चों के प्राण उस खून की जैसे वो धारा एक बह रही है उससे बाहर आ रहे, कह रहे उस समय मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं और उन बच्चों की आंखें मुझसे कह रही हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों किया तुमने, हमने क्या गलत किया था जो हमारी जान ले ली गई। तो कह रहे उन्हीं बच्चों की आंखें मुझसे बात कर रही हैं और ये कहते हैं कि खून अभी भी बह रहा है लेकिन उनकी आंखों से मैंने आंखें चुराना शुरू कर दिया है। मैं उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पा रहा हूं, उनकी आंखें जो हैं वो ये कहते हैं कि धीरे 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 बंद हो गई हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं। लेकिन जैसे वो बेहोश हो गए उससे पहले उनकी आंखों ने मुझसे जो बात की उसने कुछ असर कर दिया है मेरे ऊपर, और अब मैं उन दोनों की तरफ देख नहीं पा रहा हूं। दोनों बच्चे अभी तक जीवित थे लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर वो लाश बन गए और मेरे सैनिकों ने उनको जमीन पर पटक दिया है। ये कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा पहले किया है, लेकिन मेरे सैनिकों ने किया है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे कुछ हो गया है, मतलब मुझे मुझे लग रहा है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, ये मैं क्या कर रहा हूं। कह रहे कि मुझे ना जैसे एक सदमा सा लग गया है इस चीज का। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई मारा है तो फिर आप सैनिकों को भाई कुछ सजा दो, आपसे बिना पूछे मार दिया। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऑर्डर तो मेरे ही थे कि सबको मार दो, लेकिन इन बच्चों को मुझसे नहीं देखा गया। और ये कहते हैं कि बच्चों को भी मारना कहीं ना कहीं ज़रूरी तो था। हम कहते हैं क्यों ज़रूरी था, तो ये कहते हैं कि वो बड़े होकर के ना तंग करते, बड़े होकर के बदला लेते। तो बड़े होकर के तंग ना करें तो उनका वो जो होता ना कि वो सांप के बच्चों को कुचल दिया ताकि बड़े होकर के फन ना उठाएं, हमें डसने के लिए ना आए। तो कहते कि आदेश तो मेरा ही था तो उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इन बच्चों की मृत्यु देख करके मैं टूट गया हूं। और ये दृश्य देखने के बाद ये अलग इनको ना एक पहाड़ी नजर आने लगती है। कह रहे वही जगह है, वही जंगल सा है, वही स्थान है। कह रहे एक मुझे पहाड़ी नजर आ रही है, वहाँ पीली पीली सी घास है, येलो येलो सी घास है। कह रहे वहाँ जा करके मैं बैठ गया हूँ और थोड़ा वो हाइट पे है जगह। कह रहे वहाँ मैं बैठा हूँ तो वहाँ से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। कह रहे वहाँ बैठ करके कुछ मैं सोच रहा हूँ, शायद मैं लाशों की तरफ देख रहा हूँ, शायद उस गांव की तरफ देख रहा हूँ जो हमने उजाड़ दिया, जो बस्ती हमने उजाड़ दी। तो इनको ऐसा नज़र, इनको फीलिंग होती है कि इनके सर पे ना बहुत बड़ी हैट सी होती है, टोपी सी होती है बड़ी सी। तो कहते हैं कि मैंने वो टोपी उतार करके साइड में रख दी है। मेरे कमर के आसपास कह रहे मेरी गन बेल्ट है, कह रहे वो मैंने गन बेल्ट उतार ली है। उसमें से कहते कि मैं बंदूक निकाली है मैंने, और मैं वही दृश्य मेरे सामने है। कह रहे वो उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या किया। और कहते सोचते सोचते मैंने जो बंदूक है उसको यहाँ अपने इधर ऐसे लगाया है, कह रहे चिन के नीचे लगाया है मैंने, और धाएं। कहते कि मैंने फायर किया और मेरा भेजा बाहर आ गया। और कह रहे एक ही गोली का जैसे ही वो मेरा भेजा बाहर आया तो कह रहे मैं वहाँ पे फिर मैं जो है उस वो गोली से फिर कहते कि मैं वहीं पर ही मर गया। मैं कहते जैसी गोली की आवाज़ हुई है मेरे प्राण निकले हैं, मैं अपने शरीर से बाहर आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे सैनिक दौड़ करके वहाँ पे आए हैं कि फायर किसने किया। और वो देख रहे हैं और सैनिक देख करके हैरान हैं कि मैंने खुद को गोली क्यों मार ली। तो फिर इनको नज़र आता है कि देयर इज़ अनदर पर्सन जो कि अब कमांड ले रहा है, जो भी है कुछ वो अपनी रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों इनको जो है अपने इस जीवन की यात्रा जो है वो नज़र आई। तो दोस्तों अब ये जो सारा इनको दृश्य नज़र आता है तो हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा समय है जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं कि ये 1790 के आसपास का कोई समय मेरे को फील हो रहा है। कह रहे कभी 1750 आ रहा है मेरे मन में, कभी 1786 आ रहा है, 90 आ रहा है। कह रहे इस एरा का टाइम जो है मेरे को फील हुआ। दोस्तों ये सारे जो दृश्य हैं ये भाई देखते हैं, और ये दृश्य देखने के बाद जो है ये फिर वापस जो प्रोसेस होता है इनको जो इनके स्पिरिट गाइड के पास है उनको भेज दिया जाता है। दोस्तों इनकी जो स्पिरिट गाइड है वो इनको क्या राय देते हैं और क्या ये जो पूरा दृश्य है इससे इनको समझ में आता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ ये बात साझा करना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर्स इनको वहाँ पर नज़र आए, कौन से कैरेक्टर कौन थे, क्या इनको नज़र आया। दोस्तों सबसे पहले तो अभी मेन तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इनका स्टोरी है नहीं, तो
जो 2 बच्चे इनको नजर आए उनमें से एक बच्चा तो इनको अभी का अपना पुत्र नजर आया, जिसके साथ इनको बहुत प्रेम है, जिसका ये बहुत ख्याल रखते हैं। और दूसरा जो लड़का नजर आया, आदिवासी जो बच्चा नजर आया, वो दोनों बच्चों को मारा था। दूसरा जो इनको बच्चा नजर आया वो इनको अपने भतीजे के रूप में नजर आया, जो कि इनके एक भाई हैं जो कि इंडिया में करनाल में रहते हैं, हरियाणा में। तो उनका जो पुत्र है वो उनको नजर आया, तो कहते हैं एक मेरा पुत्र है और एक मेरा भतीजा है। ये दोनों वहां पर नजर आए। और एक और व्यक्ति वहां पर था जो कि ये इनको वहां नजर नहीं आया था, लेकिन वो वहां पर मौजूद था, और वह थी उन दोनों बच्चों की मां, जो कि झाड़ियों में देख करके, जिसने पूरा ये सीन देखा था जब इनके सैनिक झाड़ियों में लोगों को पकड़ने के लिए गए थे और वहां से निकाल करके लाए थे, तो उन दोनों बच्चों की मां को नहीं ढूंढ पाए थे। और मां ने पूरा दृश्य देखा था झाड़ियों में कि कैसे उन दोनों बच्चों को खींच करके लाया गया और उन दोनों बच्चों का गला रेत करके मार दिया गया है। मां को इनके ऊपर बहुत क्रोध था, लेकिन फिर उस लेडी ने, उस औरत ने ये भी देखा कि कैसे ये पश्चाताप की अग्नि के अंदर जल रहे हैं और फिर कैसे इन्होंने जाकर के अपने प्राण ले लिए हैं। उस लेडी ने वो दृश्य भी देखा, अपने बच्चों की मृत्यु भी देखी और इनको आत्मग्लानि के अंदर अपने प्राण लेते हुए भी देखा। वो जो महिला छुप करके देख रही थी इस पूरे दृश्य को, वो महिला इनके इस जीवन की वो पत्नी है जिनके प्रति इनके मन में भावना आई थी कॉलेज में देख करके कि ये जहाँ तक तरक्की करना चाहेगी मैं वहाँ तक उसको लेकर के जाऊँगा, मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगा, जिसके कहने पर ये फौज में नहीं गए थे। वो पत्नी, वो औरत थी जो झाड़ियों में छुप करके अपने बच्चों की मौत जिसने देखी। तो ये तो थे सारे दोस्तों कैरेक्टर्स जो कि इनके पास्ट लाइफ के अंदर इनको कनेक्शन जिनका अपनी इस लाइफ के साथ नज़र आया। आइए दोस्तों बात करते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड से इनको क्या गाइडेंस प्राप्त हुआ। दोस्तों स्पिरिचुअल गाइड के पास जब जाया जाता है और ये सब दृश्य देखने के बाद उनसे पूछा जाता है कि भाई फिर मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। ठीक है, ये लोग मेरे जीवन के अंदर हैं, हमारा हिसाब किताब है। तो इनके स्पिरिट गाइड इनको बोलते हैं कि ये जीवन तुमने चुना है इन तीनों आत्माओं की सेवा करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए ये जीवन तुम्हारे को मिला है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे को इस जीवन के अंदर इन दोनों बच्चों की और अपनी पत्नी की सेवा करनी है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारे को कर्म करना है। जितना तुम इन लोगों को खुश रखोगे, जितनी तुम्हें इनकी दुआएं प्राप्त होंगी, उतना ज़्यादा तुम अपने किए हुए पाप से मुक्त होते जाओगे। ये कहते हैं कि ये एक वो जो कारण है उन्होंने दिया। दूसरा फिर ये पूछते हैं उनसे कि भाई लेकिन ये जो मैं फ़ौजी में बनना चाहता था वो क्या मेरी भावना है, क्या ये सिर्फ इसलिए है कि मैं ये स्पेनिश फ़ौजी था? कहते उसमें तो मैं बहुत क्रूर था, तो ये देशभक्ति की भावना, देश के ऊपर मर मिटने की भावना, ये सब कहाँ से आ रही है? कह रहे उसमें तो मैंने अपने आप को किसी अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखा। तो इनके गाइड ऐसा बताते हैं, इनके गाइड इनको कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा की जाति है, गाइड ने कहा कि आत्मा की भी एक जाति होती है, तुम्हारी आत्मा की जाति ही फौजी की है। कहते हैं कि तुम हर जो जन्म लेते हो, हर जन्म में तुम एक फौजी होते हो। चाहे तुम लोहार बन करके पैदा हो, चाहे तुम किसान बन करके पैदा हो, चाहे तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो पार्ट है वो फौजी होने का ही है। तुम किसी ना किसी के लिए लड़ते हो और तुम दूसरों के लिए मरते हो। और कहते तुम्हारी आत्मा का संस्कार ये है दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना। उनके गाइड ने कहा यही तुम्हारा पार्ट है। और गाइड ने यह बताया कि ये जो जीवन तुमने देखा था, ये स्पेनिश कमांडर वाला, उसके अलावा बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जिसके अंदर तुमने अच्छा काम करने के लिए अपने प्राण दिए हैं। ये वाले जीवन के अंदर तुम अपने मार्ग से भटक गए थे, बने फौजी थे, लेकिन दूसरों की रक्षा करते करते दूसरों पे अत्याचार करने वाली फौज का तुम हिस्सा बन गए। वो वाला जो पार्ट है तुमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम्हें वर्दी से बहुत ज़्यादा प्यार था। और कहते हैं कि इसी वजह से
तुम्हारा बाकी जीवन पे इतना वो नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि तुमने बहुतों के लिए अपने प्राण दिए हैं अपने पूर्व के कई सारे जीवन के अंदर, कभी देश के लिए, कभी किसी गांव की रक्षा के लिए, कभी किसी मंदिर की रक्षा के लिए। कहते ऐसे तुमने बहुत सारे जीवनों में अपने प्राणों की आहुति दी है, तो वो सारी दुआएं तुम्हारे साथ चल रही हैं। इसकी वजह से तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हारी तरक्की में भी तुम्हें रोकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसीलिए, बट फिर तब भी सुखी इसलिए हो क्योंकि तुम पुण्य भी बहुत सारा करके आए हो, इस जीवन के अंदर तुम भटक गए थे। एक विशेष चीज का उत्तर इनके स्पिरिट गाइड ने दिया जो कि उनसे नहीं पूछा गया था। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है, उन्होंने पूर्व के जीवन में ये भी नोटिस किया था कि कैसे तुमने आत्मग्लानि के अंदर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से उसके मन में तुम्हारे लिए पॉजिटिव भावना भी आ गई थी। भाई पहले तो जैसे नफरत की भावना थी, लेकिन उसने तुम्हारे को पूरी तरह से अंदर तक उसने तुम्हारे को क्षमा कर दिया था। लेकिन उसने झाड़ियों में छुप करके देखा था कि तुम जो एक सोल हो, तुम जब फौजी बनोगे तो वर्दी में तुम क्या क्या कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि उस आत्मा के अंदर ये पुकार थी। उसके पिता का एक्चुअली में कुछ लेना देना नहीं था, बस उसी को ही अंदर से ये था। उसने तो अपने पिता से बात भी नहीं करी थी अभी तुम्हारे बारे में, तो उसको कैसे पता कि तुम एयरफोर्स में जाते तो वो पिताजी शादी नहीं कराते। तो कहते हैं ये बात उसको कंफर्म नहीं थी, लेकिन उस आत्मा के अंदर की पुकार ये थी कि अगर फिर तुम फौजी की वर्दी के अंदर चले जाओ, शायद इस जीवन में इंटेंशन कुछ और था, लेकिन उसने तो वही देखा था ना कि अगर तुम फिर से फौजी की वर्दी के अंदर अगर चले जाओगे तो कितनी माओं के जो बच्चे हैं, शायद उनके प्राण चले जाएंगे, उसके तुम निमित्त बन जाओगे, है ना, उनकी मृत्यु के निमित्त बन जाओगे, माताओं के बच्चे छीन लोगे। तो उस माँ के अंदर वो वाला पार्ट भी था उस महिला के अंदर। इसीलिए उसने एक ऐसी परिस्थिति को तुम्हारे जीवन के अंदर जन्म दिया जिसकी वजह से तुम चाह करके भी फौज में नहीं जा पाए। और इस महिला के प्रति और इन बच्चों के प्रति भी तुम्हारा कर्जा था। तुम विवाह करते तभी इस बच्चे ने आना था यहाँ पे। तो कहते तुम्हारे को अपना कर्जा था, तो तुम्हारा कर्मा भी तुम्हारे को पुकार रहा था, और उस आत्मा के अंदर ये वो भी था कि इसको फौज में नहीं जाने देना, वर्दी अगर इसको मिल जाएगी शायद ये कुछ गलत काम करने लग जाएगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें रोक लिया। बहरहाल तो इन्होंने ये पूछा कि भाई फिर मैं कोई काम धंधा नहीं कर पाऊंगा क्या, मतलब मैं कोई वो नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों क्या है कि इनका जो एजुकेशन है सारा ये ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो इनके गाइड ने इनको गाइडेंस और ये दिया कि तुम कमाने का प्रयास करोगे, तुम कमा नहीं पाओगे इस जीवन के अंदर, लेकिन सेवा करने से तुम्हारे को कोई भी नहीं रोक सकता। तो इनके गाइड ने इनको एडवाइस किया कि निशुल्क गरीब बच्चों को तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाओ, जिस चीज़ में तुम अच्छे हो। मतलब एक ये बात है दोस्तों कि जैसे साइंस की पढ़ाई होती है, साइंस की पढ़ाई कितनी महंगी होती है, और कितने सारे गरीब घरों के बच्चे होते हैं, वो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो बहुत कुछ बन सकते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है, बेचारों के पास पढ़ने का माहौल नहीं है। तो इनके गाइड ने कहा कि तुम हमेशा से दुआएं कमाते आए हो, तो तुम्हें पैसे कमाई की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर हमेशा धन धान्य से, सुख सुविधाओं से तुम संपन्न रहोगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी करेगी, संपन्न रहोगे, लेकिन तुम्हें सेवा करनी है। इनकी भी सेवा करो और बाहर भी तुम सेवा करो, तुम पढ़ाओ। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह होती है तो ऐसा करके कि तुम पढ़ाओ, क्योंकि कनाडा में है ना, तो वहाँ से क्या है कि और गरीबों के लिए कह रहे पूरे विश्व के अंदर तुम ये जो है अपना सेवा का तुम काम करो। सेवा करोगे तो तुम बहुत तरक्की करोगे, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे। दोस्तों इस चीज़ के ऊपर ना थोड़ा ये अंडर कॉन्फिडेंट थे। क्या इन्होंने उनसे कहा कि भी क्या मेरे वाकई में ऐसे पार्ट रहे हैं जिसके अंदर मैंने सेवा करी है। तो दोस्तों जब ये उनसे पूछ रहे थे कि क्या ये वाकई में वन आउट केस था, क्या मैं बुरा इंसान तो नहीं हूँ, तो इनके स्पिरिट गाइड ने इनको थोड़ी बहुत झलक सी दिखाई थी बस, और उसके बाद वापस बुला लिया था। छोटी सी झलक थी। 1940 का एक जन्म इनको नजर आया जिसके अंदर एक मंडी है, और मंडियों के अंदर जो व्यापारी हैं वो अपने हक को लेकर के बहुत परेशान हैं। जो अंग्रेज हैं, 1940 में दोस्तों भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी, भारतीय इन्होंने उस जीवन में भी खुद को देखा। तो ये ऐसा देखते हैं कि जो व्यापारी हैं वो बहुत मुश्किलों से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसियां ऐसी हैं, वो परेशान हैं। तो ये देख रहे हैं कि उनके लिए लड़ते हैं,
उनके लिए लड़ रहे हैं और उनके हक के लिए ही उस जीवन के अंदर ये लड़ते रहे। और नए कानून इन्होंने बनवाए, कुछ ऐसा किया, शायद लॉ के स्टूडेंट थे या क्या था, लेकिन इनको ऐसा नज़र आया कि मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं फल सब्जियों वाले, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन 1940 में। और बहुत ही इनको जोश और बहुत आक्रोश और बहुत भावना इनको अपनी नज़र आई। तो अपने आप को थोड़ा वो पॉजिटिव रोल के अंदर देख करके फिर ये जो इनके गाइड हैं उन्होंने वापस बुलाया। एक बार फिर उन्होंने कहा कि तुम किसी के लिए भी मर सकते हो, तुम सेवा करने के लिए बने हो, तुम सेवा करो। और ये कह करके जो है इनके गाइड ने इनको छुट्टी दी और उन्होंने बोला बेटा अब जयराम जी की अब घर वापस जाओ। और फिर जैसा होता है फिर ये वापस अपना प्रवेश करते हैं और जाग जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि केस आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब भी कभी हम कोई ऐसे वीडियोस को अपलोड करते हैं या आपके लिए कुछ सेशंस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई और अपडेट होता है सेवा का आपके साथ हमारे को साझा करना होता है, तो उनकी सारी जो जानकारी है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आती है। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।